Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start remaining part 9, the making of regional cultures. इस लेसन की फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने चेर एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन जगन्नाथ कल्ट के बारे में, राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म एंड बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर स्टोरी ऑफ कथक के बारे में हमने रीड किया। कथक वर्ड जो हमने कथा शब्द से लिया गया है। क्लासिकल डांस के बारे में हमने कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से क्लासिकल डांस है। पेंटिंग फॉर पैटर्न्स इन ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर के बारे में हमने सेकंड पार्ट में अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट क्लोजर लुक बंगाल। तो अब हम यहाँ बंगाल के बारे में रीड करने जा रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज, कैसे एक रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकास। एज वी saw एट द आउटसेट वी often tend to identify region in the term of the language spoken by the people। जैसा कि हमने स्टार्टिंग से देखा था कि जो एरिया वाइज लैंग्वेज का यूज किया जाता है या वहाँ के निवासियों के द्वारा जो लैंग्वेज प्रयोग की जाती है उसी भाषा के अनुसार उस एरिया के बारे में हम जानते हैं। यानी कि किसी, जैसे हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि अगर उड़ीसा से रिलेटेड ओरिया लैंग्वेज यूज कर रहा है, तमिल से रिलेटेड अगर तमिल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ की भाषा के अनुसार उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को हम निश्चित करते हैं, पहचान को निश्चित करते हैं। सो वी एज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। तो बंगाल में रहने वाले व्यक्ति हमेशा किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? बंगाली लैंग्वेज का। हाउएवर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट व्हाइल बंगाली इज नॉन रिकॉग्नाइज्ड एज ए लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। तो इस प्रकार हम मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली बोलते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आज जो बंगाली है लैंग्वेज है वो संस्कृत से निकली हुई लैंग्वेज है। मोस्टली लैंग्वेज हमारी संस्कृत से निकली हुई है। Early Sanskrit text mid-first millennium suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic language. How then did the new language emerge? तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो टाइम बताया गया है मिड फर्स्ट मिलेनियम, जो ईसा प्रथम शताब्दी के मध्य भाग से लेकर संस्कृत के जो टेक्स्ट थे, ग्रंथ थे, उनके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है कि बंगाल के लोग कैसे संस्कृत से नई बनाई गई भाषाएं, संस्कृत की जो भाषाएं थी वो नहीं बोल सकते थे, तो कैसे उन्होंने नई लैंग्वेज को बनाया। संस्कृत लैंग्वेज वो नहीं बोल पाते थे, तो किस प्रकार उनके द्वारा नई लैंग्वेज का निर्माण किया गया। फ्रॉम द 4th-3rd सेंचुरी, तीसरी से चौथी शताब्दी में हमने देखा कमर्शियल टाइज बिगन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध साउथ बिहार विच में हैव लीड टू द ग्रोथ। जो बंगाल और मगध के बीच में आपस में कमर्शियल वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। दो स्टेट के बीच में, बंगाल और मगध के बीच में कमर्शियल रिलेशन थे वो स्थापित या बनने शुरू हो गए थे, और जिसके कारण ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, तो जिससे संस्कृत का जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो बढ़ता गया था। ड्यूरिंग द 4th century द गुप्ता रूलर एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगन टू सेटल ब्राह्मण इन द एरिया। तो इसमें क्या बताया गया है? ड्यूरिंग द 4th century, 4th century के दौरान गुप्ता रूलर्स थे, गुप्त जो शासक थे, उन्होंने एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए नॉर्थ बंगाल का जो पार्ट था, और बिगन टू सेटल ब्राह्मण इन दिस एरिया, और वहां पर ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस थस द लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकम स्ट्रॉन्गर। तो ब्राह्मणों के वहां बसाने के कारण गंगा की जो मिड गंगा वैली थी, जो गंगा घाटी है जो बीच में, वहाँ की जो भाषा लैंग्वेज है और जो कल्चरल इफेक्ट है वो और ज़्यादा प्रभावित हुआ। यानी कि वहाँ पर जो लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा प्रभाव हुआ और ज़्यादा मजबूत हो गया। इन द 17th century चाइनीज ट्रेवलर जोंग जेंग ऑब्जर्व दैट लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। तो एक चाइनीज यात्री थे जो 7th सेंचुरी में 7वीं सेंचुरी में भारत में यात्रा करने के लिए आए थे, और बंगाल में उसने देखा कि सभी जगह संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज का ही प्रयोग
हो रहा है, यानी कि वो लैंग्वेज जो संस्कृत से ही निकली है। तो ये सारी जो संस्कृत लैंग्वेज से को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले जो गुप्त रूलर्स थे उनके द्वारा नॉर्थ एरिया था जो हमारा, वहां पर ब्राह्मणों का एरिया बना दिया गया, और ब्राह्मण किस लैंग्वेज का यूज करते थे, संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, जिससे वहां के लोगों पर और ज्यादा प्रभाव हो सका। फ्रॉम द 8th सेंचुरी, फिर 8वीं शताब्दी से बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ द रीजनल किंगडम, और धार्मिक राजधानी बन चुका था अंडर द पाल, ये पाल रूलर्स के अंडर में था राजधानी। बिटवीन द 14 से 16 सेंचुरी के बीच में बंगाल वाज रूल्ड बाय द सुल्तान हु वर द इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में हम रीड कर चुके हैं 3rd चैप्टर में। तो बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, 1586 में, 1586 में अकबर के द्वारा बंगाल को जीत लिया गया था। इट फॉर्म द न्यूक्लियस of the Bengal Suba. While Persian was the language of administrations, Bengali developed as a regional language. तो 1586 में जब अकबर के द्वारा इस एरिया को अपने कंट्रोल में किया गया तो उसको सूबा माने जाने लगा। तो जो मुगल थे वो उस एरिया को सूबा मानते थे, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज होती थी वो पर्शियन फारसी लैंग्वेज होती थी। लेकिन जो बंगाली लैंग्वेज थी वो एक रीजनल भाषा के रूप में वहाँ डेवलप हो रही थी, एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में उसको बढ़ावा मिल रहा था मुगल शासन टाइम से। तो ये हमने अलग अलग शासन रूलर्स के टाइम पीरियड के बारे में देखा। गुप्तों के द्वारा वहाँ संस्कृत को ज़्यादा प्रभाव डाला गया। उसके बाद 14 से 16 सेंचुरी में जो सल्तनत से शासक थे दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगलों का प्रभाव था। तो अलग वहाँ फारसियन के साथ साथ एक रीजनल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ। इन फैक्ट बाय द 15th सेंचुरी द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स, तो वास्तव में जो 15th सेंचुरी थी वो बंगाली ग्रुप्स के द्वारा कैम टू बी यूनाइटेड बाय ए कॉमन लिटरेसी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन नाउ नोन एज ए वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार 15th सेंचुरी के आते आते यहाँ पर अलग जो बंगाली लैंग्वेज थी उनकी अपनी कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा था, दूसरी जो बोलियां थी उनकी उनका प्रयोग किया जाने लगा था। तो इस प्रकार एक लिटरेचरी लैंग्वेज साहित्यिक भाषा के रूप में वहां पर एक अलग से भाषा स्टार्ट हो गई थी, स्पोकन की जाने लगी थी, बोली जाने लगी थी। ये जो लिटरेचर लैंग्वेज थी वो वेस्टर्न पार्ट की बोलचाल की भाषा बन चुकी थी। ऑल्दो बंगाली जे डिराइव फ्रॉम द संस्कृत, जो बंगाली लैंग्वेज है वो किससे आई है, संस्कृत से आई है। इट पास थ्रू सेवरल स्टेज एवोल्यूशन। तो बंगाली का उद्भव कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो इसका जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज के बाद कई स्टेज से गुजरी है। आल्सो ए वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड, तो यहाँ कई संस्कृत के अलावा दूसरे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। डिराइव्ड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज हैव बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। तो इस प्रकार संस्कृत के साथ साथ दूसरे वर्डों को भी इसमें जोड़ दिया गया है, ट्राइबल लैंग्वेज को भी, पर्शियन फारसी लैंग्वेज को भी, यूरोपियन लैंग्वेज को भी, के अनेक वर्डों का प्रयोग किया जाता है, अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज की जो मॉडर्न लैंग्वेज है बंगाली उसका हिस्सा बन चुकी थी। अर्ली बंगाली लिटरेचर, आरंभ में जो बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। बंगाली साहित्य को 2 भागों में बांटा गया था, वन इन डेबिट ऑफ संस्कृत, अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। एक तो जो संस्कृत का से ली गई थी, संस्कृत के वर्ड यूज किए जाते थे, दूसरी जो पूरी तरह से स्वतंत्र थी, अपनी ही एक लैंग्वेज हो गई थी। फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक्स, पहली भाषा जो ट्रांसलेशन की गई थी संस्कृत के महाकाव्यों से। तो कौन कौन से थे, मंगल काव्य, मंगल काव्य लिटरली स्पेशियस पोएम्स, एक शुभ माना जाता है, मांगलिक काव्य माना जाता है जो कि डीलिंग विद लोकल डेटीज, जो उनके स्थानीय देवताओं से डीलिंग करने के लिए, संबोधित करने के लिए। एंड द भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफिक ऑफ द चैतन्य,
चैतन्य देवा, लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मोमेंट्स। तो इस प्रकार जो पहली लैंग्वेज थी उसमें मंगल काव्य लिखा गया, जिसमें संस्कृत का यूज किया गया। ये मंगल का मतलब शुभ माना जाना अपने देवी देवताओं से रिलेटेड, और ऐसे ही भक्ति लिटरेचर से रिलेटेड हैं। बायोग्राफी बनाई गई थी, लिखी गई थी, जीवनी लिखी गई थी, जिसमें चैतन्य देवा के जो लीडर था किसका, विष्णु भक्ति का चैतन्य देव की जीवनियां इसके अंदर शामिल की गई हैं। सेकंड इंक्लूड नाथ लिटरेचर, दूसरा जो इसमें इंक्लूड किया गया है नाथ लिटरेचर से रिलेटेड है, सच एज द सॉन्ग ऑफ द मैनामती। इसमें जो सॉन्ग है मैनामती के, गोपी चंद्र के गीत हैं, स्टोरी हैं कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेयरी टेल्स, फोल्क टेल्स एंड ब्लाड्स। तो इस प्रकार से क्या क्या इसमें ऐड किए गए थे, मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की से रिलेटेड पूजा की कहानियां, लोक कथाएं और गाथा गीत जो इसमें जोड़े गए थे, इंक्लूड किए गए थे। तो ये सारे भक्ति से रिलेटेड हैं। अब ये मैनामती और गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में याद दिया गया है, इसको सुनना ध्यान से। नाथ वर एसेसिटीज हु एंगेज्ड इन ए वेराइटी ऑफ योगी प्रैक्टिस। तो ये क्या थे कि जो नाथ थे वो जुड़े हुए थे, सन्यासी होते थे और तरह तरह की योगा की जो प्रैक्टिस थी उनसे जुड़ी हुई थी। दिस पार्टिकुलर सॉन्ग विच वाज ऑफन एनेक्टेड describes how Menamati, a queen, encouraged her song Gopichandra to adopt the path of the asceticism in the face of the variety of obstacles। तो यह गीत जो विशेषकर अक्सर गाया जाता था कि यह बताया जाता है कि जो रानी मैनामती है अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के सामने सन्यासी मार्ग अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया गया था। यानी कि एक रानी मैनामती थी जो अपने बेटे गोपी चंद्र को सन्यास का जो रास्ता था उस पर चलने के लिए, उसके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, उसके बाद भी उसने जो सन्यास का मार्ग था, पाथ ऑफ द एसेटिज्म यानी कि सन्यास का मार्ग था, उसको चुनने के लिए मदद की थी। धर्म ठाकुर इज ए पॉपुलर रीजनल डेटी, वो जो धर्म ठाकुर है वहाँ का एक लोकप्रिय देव है। ऑफन वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ द स्टोन और पीस ऑफ वुड, तो वहां पर पत्थर की या काठ की मूर्ति के रूप में उसको पूजा जाता, कहाँ, बंगाल के एरिया में। टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजियर टू डेट्स। जो पहली कैटेगरी थी, फर्स्ट कैटेगरी जो बनाई गई थी इजियर टू डेट्स, तो वो आसान थी उसका डेट्स का पता लगाना, उसके समय का पता लगाना। एज सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड indicated that they were composed between the late 15th या mid 18th century। तो इसके बारे में क्या कहा गया है, उसकी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं। क्या मिली है, मैन्युस्क्रिप्ट्स उसके बारे में मिली है, जिसमें लिखा गया है, दिखाया गया है कि इनकी जो कंपोज्ड है वो कब की गई थी, बिटवीन लेट 15 यानी 15वीं शताब्दी के लास्ट तक या 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में इनको कंपोज किया गया था। बिलोंगिंग द सेकंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ओनली एंड कैन नॉट बी प्रेक्सिली डेटेड, दे वर पार्टिकुलरली पॉपुलर इन द ईस्टर्न बंगाल वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण वाज रिलेटिवली वीक। तो दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई थी, इसकी मौखिक ओरली रूप से कहा सुनी जाती है, यानी कहानियां सुनाई जाती है ओरली रूप से। इनका कोई डेट, समय, टाइम पीरियड के बारे में सही नहीं पता लगा जा सकता, क्योंकि ये सारी जो कहानियां थी ये ईस्ट बंगाल के अंदर फेमस थी, लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव भी कम था, रिलेटिवली वीक था। तो इस प्रकार हमने ये किसके बारे में, बंगाल के अंदर जो धर्म था उसकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज से ली गई है, वहाँ की जो कैटेगरीज बनाई गई थी उनके बारे में हमने रीड किया। अब देखते हैं पीर एंड टेम्पल। पीर और टेम्पल, जो मुस्लिमों के पीर बनाए गए थे और हिंदुओं के टेम्पल थे। From the 16th century, people began to migrate in large number from the less fertile western Bengal to the forested and marshy area of southwestern eastern Bengal। 16th century के बाद लोगों की बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल से जाना शुरू कर दिया, माइग्रेट होना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ लेस फर्टाइल जमीन, कम उपजाऊ जमीन थी, और किस साइड में जाना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि जो वेस्टर्न बंगाल का फॉरेस्टेड जंगली एरिया था, मर्सी एरिया था, दलदली जो जमीन थी, वहां से दूसरे एरिया में जाना शुरू कर दिया। कब, 16th सेंचुरी में।
यानी कि जहाँ जमीन कम उपजाऊ थी, फॉरेस्टेड एरिया था, दलदली एरिया था, तो उस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। एज दे मूव्ड ईस्टवर्ड, और किसकी तरफ चल रहे थे? पूर्व की तरफ। दे क्लीन फॉरेस्ट एंड ब्रोट द लैंड अंडर राइस कल्टीवेशन, वहां के जंगलों को उन्होंने जाकर साफ किया और वहां उन्होंने कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, धान की खेती करने का काम शुरू किया। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटी ऑफ फिशर फोल्क एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर ओफन ट्राइबल मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटी ऑफ द पीजेंट। तो इस प्रकार धीरे धीरे वहां के जो लोग थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे, और उन्होंने कौन सी खेती करनी शुरू की थी? शिफ्टिंग कल्टीवेटर। शिफ्टिंग होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलते रहना। तो इस प्रकार की वहां की जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो किसानों के नए समुदायों में मिल चुकी थी, नए नए समुदाय बना रही थी। दिस coincided with the establishments of Mughal control over Bengal, with their capital in the heart of the eastern delta as Dhaka. Official and functionaries receive lands, often set up mosques that serve as a center for religious transformation in this area. तो इसमें क्या बताया गया है कि उस समय बंगाल पर किसका शासन था? मुगलों का। तो मुगलों के शासन टाइम में जो हमारा डेल्टा एरिया था बंगाल का, जो ईस्टर्न डेल्टा है, ढाका का जो ढाका बंगाल की जो बांग्लादेश की आज कैपिटल है, तो वो वहाँ का मुख्य सेंटर पार्ट था, कैपिटल था, हार्ट था, दिल था, यानी कि मेन सेंटर था। ऑफिशियल और फंक्शनी, जो भी अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे वो वहाँ अपनी जमीन को प्राप्त करते थे और उन पर क्या बना देते थे? मॉस्क्यू बना देते थे, मस्जिदें बना देते थे, और उन इलाकों में धार्मिक इलाके यानी ट्रांसफॉर्मेशन, धार्मिक मस्जिद बनाए जाने के बाद वहाँ इलाका धार्मिक तरह का इलाका बन जाता था। अर्ली सेटल्ड शोड सम ऑर्डर एंड एश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट्स। तो इस प्रकार स्टार्टिंग से बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग कुछ ऐसी कंडीशन में रहना के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे, यानी कि नए सेटलमेंट के लिए जो अनिश्चित कंडीशन थी उनमें एश्योरेंस या आदेश की उनको जरूरत होती थी, यानी कि या तो उनको व्यवस्था या आश्वासन चाहते थे। नए जो लोग दूसरे एरिया से आकर यहाँ रहना चाहते थे तो उनको आश्वासन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दीज वर प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स। जो आश्वासन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता था? जो समुदाय के नेता होते थे। हु आल्सो फंक्शन एज ए टीचर, एज ए एडजुकेटर्स एंड वर समटाइम्स एस्क्राइब्स विद सुपरनैचुरल पावर्स। पीपल रेफर टू देम विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीर। तो इस प्रकार ये जो सुख सुविधाएं का आश्वासन देने का जो काम था वो समुदाय के लीडर करते थे, नेता करते थे। तो ये सुख सुविधाएं जो नेताओं के द्वारा दी जाती थी, तो ये नेता एज ए टीचर की तरह काम करते थे या निर्णय देने वाले की भूमिका, यानी कि जजमेंट देने वाले की भूमिका के रूप में ये कई बार अपने आप को सुपर नेचुरल पावर भी समझना शुरू कर देते थे। यानी कि ऐसा समझाता था इनके पास अलौकिक शक्तियां, जो लीडर हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर हैं, ऐसा समझा जाता था। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। जो रिस्पेक्टेड पर्सन थे उनको आदर के साथ लोगों के द्वारा क्या बोला जाता था? पीर बोला जाता था। दिस टर्म इंक्लूडेड संत और सूफी एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज डेयरिंग कॉलोनीज एंड deified soldier, various Hindus, Buddhist deities, even animistic spirits. The cult of Peer become very popular and their श्रेणीज can be found everywhere in Bengal. अब बंगाल के अंदर पीर की जो इम्पोर्टेंस थी वो कैसे ज़्यादा हुई थी? इस जो पीर की श्रेणी में जो लोग संत थे या सूफी थे या दूसरे धार्मिक व्यक्ति थे, महानुभाव थे, वो क्या थे? डेयरिंग कॉलोनीजर थे, साहसी होते थे, देवतव डेफिएट सोल्जर, इनको देवतव या योद्धा का, सैनिक या योद्धा को देवतव प्राप्त होता था। जो अलग अलग धर्मों के, हिंदू बौद्ध धर्म के देवी देवता होते थे, यहाँ तक कि उनको जीवात्मा, एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, जीवात्मा भी शामिल की जाती थी। पीर की जो पूजा होती है वो बहुत ही फेमस हो चुकी थी। कहाँ पर? बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी और उनकी जो मजार बनाई जाती थी वो बंगाल में अलग अलग स्थानों पर
पाई जाती थी। यानी कि जो पीर होते हैं, आप सबको ही पता होगा, उसकी मजार होती है, तो वो बंगाल के अंदर अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। बंगाल आल्सो विटनेस्ड ए टेम्पल बिल्डिंग्स पेरी फ्रॉम ए लेट 15th सेंचुरी। तो जो बंगाल है वो 15th सेंचुरी के बाद वाले सालों में मंदिर बनाने का दौर भी वहां पर चला था। यानी कि पहले मस्जिद बनाई गई थी, पीर के जो मजार थी वो बनाई गई थी। अब 15th सेंचुरी के लास्ट में वहां पर या 19th सेंचुरी के बीच तक का जो टाइम था, वहां पर टेम्पल बिल्डिंग मंदिर बनाने की जो काम था वो ज्यादा जोरों पर किया गया था। वी हैव सीन चैप्टर 2 और 5 में द टेम्पल एंड द अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर वर ऑफन बिल्ड बाय द इंडिविजुअल या ग्रुप। जो टेम्पल या धार्मिक स्थानों का निर्माण किया जाता है वो किसी व्यक्ति या ग्रुप के द्वारा किया जाता है। वो बिकमिंग पावरफुल, जो शक्तिशाली होते थे, टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम्स देयर पिएटी। तो वो अपनी श्रद्धा या भक्ति को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाते थे। मैनी ऑफ द मोडेस्ट ब्रिक्स टेराकोटा टेम्पल इन द बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ द सेवरल लो सोशल ग्रुप्स। तो बंगाल के अंदर अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के लिए साधारण ईंटों से या मिट्टी से भी कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें कौन कौन से हैं, सच एज द कोलू ऑयल प्रेशर यानी तेल निकालने वालों के द्वारा, कंसारी वेल मेटल वर्कर्स जो घंटी बनाने वाला काम करते थे, कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनके द्वारा नई आर्थिक अपॉर्चुनिटी अवसर बनाए गए थे। मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज लोग सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दीज। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे क्या बन चुके थे, लोगों के अवसर बन चुकी थी, अवसर प्राप्त हो चुके थे नए इकोनॉमिक। तो एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी इम्प्रूव हुई थी, सुधार हुए थे। तो इस प्रकार जो लोगों की स्थिति थी उसमें भी सुधार आना शुरू हो चुका था। तो ये टेम्पल हैं बनाए गए हैं, ये उसके ऊपर जो कृष्णा विद गोपीज टेराकोटा का ये जो डिजाइन बनाया गया है, विष्णुपुरा में एक टेम्पल के ऊपर जो डिजाइन बनाया गया है, श्यामपुर मंदिर में पक्की हुई मिट्टी से बनाया गया है। दे प्रोक्लेम्स देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। तो इस प्रकार when local deities once worshipped in the thatched hut in village gain the recognitions of the ब्राह्मण। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो गरीब लोग थे, जैसे कि ऑयल प्रेशर या कंसारी वेल मेटल वर्कर्स, उनके द्वारा भी इनमें अपना योगदान दिया गया था। तो ये जो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके आ जाने से यहाँ कई आर्थिक अवसर पैदा हो गए थे। लोगों की जो परिवारों के इन अवसरों का लाभ उठाया और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर चुकी थी। तो इस प्रकार क्या कर रहे थे, दे प्रोक्लेम्स से ले, जैसे जैसे लोगों की सोशल और जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार आया, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिरों का जो निर्माण था, अपनी जो उनकी लोकल डेटीज, अपने स्थानीय देवताओं या वन वर्शिप इन थेस्ट हर्ट्स इन विलेज, अपने स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांव के छप्पड़ वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनकी जो झोपड़ियां होती थी वहां पर उनकी मूर्तियां रखकर उनको पूजा की जाती थी। गेन द रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। तो उनके लिए, उन देवताओं के लिए, जो स्थानीय देवता थे उनके लिए भी उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी, उनके लिए मंदिर बनाए जाने लगे थे। तो उनकी जो प्रतिमाएं थी उनको बिगन टू हाउस इन द टेम्पल, उनको मंदिरों में रखा गया था। टेम्पल बिगन टू कॉपी द डबल रूफ। तो मंदिरों की जो डिजाइन था वो डबल रूफ यानी कि दो डबल छत का कह सकते हैं, दो चाला जिसको बोलते हैं, फोर रूफ चौसाला बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट, जो कि जो हट थी, झोपड़ियों का जो डिजाइन था, छप्परदार झोपड़ियों का डिजाइन था, उनको बनाया जाने लगा था। रिमेंबर द बंगला डोम इन द चैप्टर 5 में हमने जो रीड किया, दिस लीड टू द एवोल्यूशंस ऑफ द टिपिकल बंगाल स्टाइल इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसमें जो डिजाइन था बंगाल के अंदर, दो चाल मीन्स टू जो रूफ है दो छत वाली, और चौचाल मतलब फोर रूफ वाला डिजाइन होता था जो। तो इस कारण इन द
आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था उसमें बंगाली स्टाइल में ये जो आर्किटेक्चर वास्तुकला का जो डिजाइन था वो बनाया जाने लगा था। इन द कंपेरेटिवली मोर कम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो फोर रूफ का स्ट्रक्चर का डिजाइन था वो थोड़ा सा और ज्यादा कठिन था और ज्यादा डिफिकल्ट था। फोर ट्रायंगुलर रूफ प्लेस्ड ऑन द फोर वॉल, जो चार दीवारों के चार त्रिकोणीय छत चार दीवारों पर रखी जाती थी ये डिजाइन बनाने के लिए। मूव अप टू कन्वर्ज ऑन ए कर्व्ड लाइन और ए पॉइंट, तो इस प्रकार एक लाइन बिंदु तक जो दीवार आपस में जोड़ दी जाती थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। टेम्पल वर यूजली बिल्ड ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म, तो जो मंदिर बनाया जाता था वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था। दे इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन, जो अंदर का जो फर्श होता था इंटीरियर होता था वो समतल होता था, मैदानी होता था। बट द आउटर वॉल ऑफ मैनी टेम्पल्स, लेकिन जो बाहरी दीवारें थी मंदिरों की, डेकोरेट विद पेंटिंग्स, तो उनको पेंटिंग्स के द्वारा डेकोरेट सजाया जाता था ऑर्नामेंट्स आभूषणों से। टाइल या टेराकोट टेबल्स, जो पकी हुई ईंटों से डिजाइन बनाए जाते थे। इन सम टेम्पल्स पार्टिकुलरली विष्णुपुरा इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है बांकुरा, जहाँ का विष्णुपुर के जो टेम्पल्स हैं उनकी जो डेकोरेशन है ए हाई डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, तो वहाँ की जो सजावट है बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंच गई थी। तो ये बंगाल के जो टेम्पल हैं उनकी सजावट के बारे में बताया गया है। तो अब हम देखते हैं ये फिश एज ए फूड, कैसे फिश को एक फूड के रूप में प्रयोग किया जाता था। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम ऑफ फूड्स, तो वहाँ की जो परंपरागत भोजन की आदतें होती हैं वो आमतौर पर वहाँ के लोकल लोगों की जो फूड मिलता है उसी के आधार पर वो हैबिट बन जाती है। बंगाल इज ए रिवराइन प्लेन्स विच प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, तो जो बंगाल है वो एक नदिया मैदान है, यानी नदियों के द्वारा बनाया गया एरिया है, मैदानी एरिया है, जहाँ पर फिश और राइस धान की फसल भी ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है और मछलियां भी ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है, मछलियों का भी। अंडरस्टैंडली these two items figure prominently in the menu of the even poor Bengalis, तो ये दो जो थिंग्स हैं, दोनों वस्तुएं गरीब बंगालियों के भोजन की सूची में भी इनको शामिल किया जाता है, मेनू में भी शामिल किया जाता है। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंस ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर contain several reference to the fish, but is more terracotta plaque on the wall of temples and vihars, Buddhist monasteries depicts scenes of fish being dressed taken to the market in the basket, तो इस प्रकार क्या बताया गया है कि मछली पकड़ने का वहाँ एक सबसे अच्छा ऑक्यूपेशन था, यानी कि मछलियों का पकड़ने का काम सबसे बड़ा व्यवसाय था। बंगाली लिटरेचर में क्या बताया गया है, बंगाल के साहित्य में मछली का स्थान पर मछली का अलग अलग स्थानों पर बताया गया है, उल्लेख किया गया है कि इससे ज्यादा और क्या होगा। जो टेम्पल हैं या जो बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं उनकी दीवारों पर भी जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए या टोकरियों भर भर कर बाजार में लाते हुए दिखाया गया है, यानी कि जो टेम्पल के मंदिर है वहां पर भी चित्रकारियों में मछलियां ज्यादातर दिखाई गई हैं। ब्राह्मण वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, जो ब्राह्मण होते हैं वो इस प्रकार की परमिशन नहीं देते हैं खाना खाने की, यानी मछलियां खाने की। बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट्स मेड द ब्राह्मिकल अथॉरिटी रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स एंड Virtadharam Purans 13th century Sanskrit text from Bengal permitted the local Brahman to eat certain varieties of fish, तो ब्राह्मणों के द्वारा कई बार अलाउ नहीं किया जाता है नॉन वेजिटेरियन खाना खाने के लिए, लेकिन फिश की पॉपुलरिटी होने के कारण जो लोकल डाइट में शामिल किया गया था मछली को, और जो बंगाली ब्राह्मण थे उन्होंने भी अपनी जो प्रोहिबिशन लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें उसको रिलैक्स देना पड़ा, ढील देना पड़ा फॉर द बंगाली ब्राह्मण, किसके लिए, जो बंगाल के ब्राह्मण थे उनके लिए। वृद्ध धर्म पुराणों में भी बंगाल में जो लिखा गया था, संस्कृत का ग्रंथ लिखा गया था 13th सेंचुरी में, तो उसमें क्या लिखा गया था कि जो वहाँ के लोकल ब्राह्मण हैं उनको कुछ
खास टाइप की जो फिश हैं उनको खाने की परमिशन दी गई थी, परमिशन दी गई थी कुछ खास मछलियों, सभी मछलियां नहीं, कुछ खास। इमरजेंसी ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप, तो यहाँ अपने यूरोप के नेशन स्टेट के राज्यों के राष्ट्र राज्यों के बारे में बताया गया है। तो टिल द 18th सेंचुरी, जब 18वीं शताब्दी, पीपल इन यूरोप सा देमसेल्व एज द सब्जेक्ट ऑफ एन एम्पायर, तो यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य है समझना शुरू कर दिया था। सच ऑस्ट्रिया हंगरीज एम्पायर ऑफ द मेंबर ऑफ द चर्च सच एज ए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, तो वहाँ के लोग जो ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य की प्रजा थी, जो किसी चर्च, यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। लेकिन 18th सेंचुरी, but from the late 18th century, people also began to identify themselves as a member of the community that spoke a common language, such as a French of German. तो 18th सेंचुरी के लास्ट के डिकेड्स में कुछ लोगों ने ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। एक भाषा जैसे फ्रेंच या जर्मन भाषा बोलते थे, उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी, रोमानिया स्कूल टेक्स्ट बुक बिगन टू रिटन इन द रोमन रेदर देन इन ए ग्रीक, रोमियन में लिखी जाने वाली जो पुस्तकें थी ग्रीक के स्थान पर रोमन लैंग्वेज में लिखी जाने लगी, और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन की जो लैंग्वेज थी उसको अपनाया गया था। These and other similar developments created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation. These feelings was strengthened by the movement of Italian and German unifications in the late 19th century. इस प्रकार का जो भाषा से रिलेटेड अलग से अपना एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो 19th सेंचुरी के लास्ट के डिकेड्स में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए भी आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया था। ये वर्ल्ड के पॉलिटिक्सन के बारे में है, तो आपने आने वाली 9th 10th 11th 12th की क्लासेस में इसके बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। लेकिन इसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी के ग्रीक या रोमन के जर्मन के कुछ ऐसी नेशन के बारे में बताया गया जिन्होंने लैंग्वेज के आधार पर अपने नेशन स्टेट के बारे में बनाने की कोशिश की गई है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके, थैंक यू।